लास्ट लेक्चर में हमने सिंगल साइकिल आर्किटेक्चर और फिर उसके कुछ ऑब्जर्वेशंस की थी और हमने डिटेल में डिस्कस किया कि सिंगल साइकिल आर्किटेक्चर किस तरीके से वर्क करता है। फिर हमने मैथमेटिकली कुछ कैलकुलेशंस की और उसमें फिर हमने ऑब्जर्व किया कि सिंगल साइकिल आर्किटेक्चर के जो एक साइकिल होता है उसकी जो लेंथ होती है वो वर्स्ट जो हमारा केस होता है उस पर डिपेंड करती है। और हमारा वर्स्ट केस जो था वो लोड वर्ड की इंस्ट्रक्शन थी, क्योंकि लोड वर्ड की इंस्ट्रक्शन इज द ओनली इंस्ट्रक्शन विच आर नॉर्मली यूज द 5 स्टेजेस। ये कह लें कि 5 स्टेजेस के बाद उस इंस्ट्रक्शन ने कंप्लीट होना होता था। इसके अलावा बाकी जितनी भी इंस्ट्रक्शंस थी उसमें हमारे पास अगर कोई इंस्ट्रक्शन है तो वो मैक्सिमम 4 स्टेजेस के बाद कंप्लीट हो जाती थी। लोड वर्ड की इंस्ट्रक्शन ने 5 स्टेजेस के बाद कंप्लीट होना होता था, तो इसलिए उसको टाइम भी सबसे ज्यादा लगता था कंप्लीट होने के लिए। तो प्रोसेसिंग टाइम लोड वर्ड का सबसे ज्यादा था। अब वर्स्ट केस सिनेरियो को हमने जब वर्स्ट केस सिनेरियो जो था उसने अगर क्लॉक साइकिल की जो लेंथ है उसको डिटरमिन करना था तो फिर लोड वर्ड की इंस्ट्रक्शन थी। लोड वर्ड की इंस्ट्रक्शन को जितना भी टाइम लगता था प्रोसेसिंग में, तो वो क्लॉक साइकिल का स्टैंडर्ड टाइम बन जाता था। और उस क्लॉक साइकिल को हम स्टैंडर्ड बना देते थे सब इंस्ट्रक्शंस के लिए। हर इंस्ट्रक्शन ने उसी स्टैंडर्ड को फॉलो करना होता था। मींस कि अगर लोड वर्ड को 8 नैनो सेकंड लगते हैं कंप्लीशन फॉर द कंप्लीशन ऑफ द इंस्ट्रक्शन, तो तमाम इंस्ट्रक्शन जितनी भी थी उनको फिर 8 नैनो सेकंड का क्लॉक पल्स मिलता था। और उनके लिए चाहे वो 6 नैनो सेकंड में या 5 में, इवन 2 नैनो सेकंड में भी अगर कोई इंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो रही है तो उसको जो टाइम मिलेगा वो टाइम उसको 8 नैनो सेकंड ही मिलेगा। इसका मतलब है कि नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन ने 8 नैनो सेकंड के बाद ही सिंगल साइकिल आर्किटेक्चर में एग्जीक्यूशन के लिए फेच फेच हो सकती थी। तो इस तरीके से हमने देखा दैट वाज वेरी स्लो रिस्पांस ऑफ द आर्किटेक्चर, कि उस आर्किटेक्चर का रिस्पांस बड़ा स्लो था। और इस वजह से हमने फिर लास्ट लेक्चर में एक ऑब्जर्वेशन ये की थी, क्योंकि हम इसके अंदर ये ऑब्जर्वेशन ले रहे हैं कि एक ही क्लॉक साइकिल एक फिक्स लेंथ की है और वही क्लॉक साइकिल तमाम इंस्ट्रक्शंस को दी जा रही है। तो हमने एक स्टैंड लिया कि क्यों ना हर इंस्ट्रक्शन डिफरेंट क्लॉक साइकिल्स ले। अब हर इंस्ट्रक्शन के लिए डिफरेंट क्लॉक साइकिल की जो ऑब्जर्वेशन थी वो इस बात पर बेस करती थी कि क्योंकि हर इंस्ट्रक्शन डिफरेंट स्टेजेस को यूज करती है। फॉर एग्जांपल लोड वर्ड की 5 स्टेजेस को यूज करती है इंस्ट्रक्शन, तो आर टाइप की इंस्ट्रक्शंस जो थी वो नॉर्मली 4 स्टेजेस को यूज करती हैं। ब्रांच की इंस्ट्रक्शन नॉर्मली 3 स्टेजेस को यूज करती हैं। जंप नॉर्मली 2 स्टेजेस को यूज करते हैं। स्टोर वर्ड इवन 4 स्टेजेस को यूज करता है। तो जो इंस्ट्रक्शन जितने स्टेजेस को यूज करता है वो उतने क्लॉक साइकिल्स ले। ठीक है, फॉर एग्जांपल लोड वर्ड 5 स्टेजेस को यूज करता है तो उसको कंप्लीट होने के लिए 5 क्लॉक पल्स मिलेंगे। स्टोर वर्ड को 4 क्लॉक पल्स साइकिल्स मिलेंगे। हार टाइप को भी 4 साइकिल्स, ब्रांच को 3। इस तरीके से हर इंस्ट्रक्शन जो होगी वो कंप्लीट होने के लिए उसके जो क्लॉक साइकिल्स होंगे वो वेरी करेंगे। और ये जो वेरिएशन इन द क्लॉक साइकिल्स है दैट नॉर्मली डिपेंड upon the usage of the stages। ओके जी। फिर हमने जो ये ऑब्जर्वेशन थी, इन ऑब्जर्वेशन में हमने इस चीज को डिटरमिन किया कि जो सिंगल साइकिल आर्किटेक्चर है वो नॉर्मली क्या करता है। उसके अंदर हमारे पास सिर्फ ए एल यू का अगर हम रिस्पॉन्स चेक करेंगे, ए एल यू के अगर हम कंट्रीब्यूशन देखें तो हमारे पास ए एल यू 3 जगह पर ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए 3 ALU यूज हो रहे थे। एक एएलयू सिर्फ प्रोग्राम काउंटर को अपडेट करने के लिए यूज हो रहा है। एक मेन एएलयू है जिसने इंस्ट्रक्शंस की एग्जीक्यूशन के प्रोसेस में कंट्रीब्यूशन करनी है।
और फिर एक एएलयू सिर्फ ब्रांच के केस में ब्रांच टारगेट एड्रेस को कैलकुलेट करने के लिए यूज हो रहा है। इस तरीके से हमारे पास 3 एएलयू यूज हो रहे थे। फिर हमने देखा कि हमारे पास जो मेमोरीज हैं, memory is divided into two parts. One is for instruction and another one is for the data memory. तो हमने इंस्ट्रक्शन मेमोरी और डाटा मेमोरी को देखा कि वो अलग अलग हैं। दो मेमोरी सेक्शन हमारे पास थे। तो इस तरीके से हमने हार्डवेयर एंड पे ये दो ऑब्जर्वेशन हमारी थी। तो हमने कहा कि क्योंकि एक हार्डवेयर फॉर एग्जांपल एक एएलयू है, उसने जो भी टाइम लेना है, अब एक एएलयू जितना भी टाइम ले, अगर 3 हैं तो तीनों को उतना ही टाइम लगेगा ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए। तो हमने कहा कि हम क्योंकि हार्डवेयर ज़्यादा है, तो हार्डवेयर ज़्यादा होने की वजह से उसका जो एक हार्डवेयर ज़्यादा की वजह से ये कह लें कि ज़्यादा पाथ बन जाता है जो है कंप्लीट होने के लिए इंस्ट्रक्शन को। तो हम क्यों ना उस पाथ को कम कर दें, हार्डवेयर को और कम कर दें और रिड्यूस कर दें हम हार्डवेयर। तो हार्डवेयर रिड्यूस करने से प्रोसेसिंग टाइम में फ़र्क पड़ेगा। अच्छा, फिर हमारे पास हमने ये कहा कि अगर हमारे पास हार्डवेयर पे फ़र्क पड़ेगा, तो हम क्या करते हैं, 3 एएलयू की जगह पर सिर्फ़ 1 एएलयू यूज़ करते हैं। जब हमने ये बात की कि 3 एएलयू की जगह पर हम एक ही एएलयू को यूज़ करेंगे, तो फिर एक बात बड़ी इम्पोर्टेंट है, वो ये है कि जो काम 3 एएलयू कर रहे थे, अब वो काम 1 एएलयू ने करना है। इसका मतलब ये हुआ कि हर प्रोसेस के लिए एएलयू ने अप एएलयू को अप्रोच करेंगे। अब एएलयू की डिमांड जो होगी, वो एक ही एएलयू उसकी डिमांड बढ़ गई है, तो इसका मतलब है कि अब हम एक ही एएलयू को मल्टीपल ऑपरेशन के लिए यूज़ कर रहे हैं, मीन्स वी आर गोइंग टू रीयूज़ द हार्डवेयर। पहले हमारे पास क्या था, प्रोग्राम काउंटर को अपडेट करने के लिए मेन एएलयू यूज़ नहीं होता था। प्रोग्राम काउंटर पीसी प्लस 4 के लिए। और अगर आपके पास अरिथमेटिक इंस्ट्रक्शंस हैं, इंस्ट्रक्शंस में कोई ऑपरेशन अप्लाई करना है, मीन्स आपने एडिशन करनी है, सब्ट्रैक्शन करनी है, मेमोरी का एड्रेस कैलकुलेट करना है, तो इस केस के लिए आपके पास प्रोग्राम काउंटर वाला एएलयू और ब्रांच टारगेट एड्रेस वाला एएलयू यूज़ नहीं होता था। लेकिन अब चूँकि एएलयू एक ही है, अब हर काम उसी ने करना है, हर काम उसी ने करना है, तो इसका मतलब ये है कि अब आप उस हार्डवेयर को रीयूज़ कर रहे हैं। सेकंड वन इज़ कि आपके पास अब इंस्ट्रक्शन मेमोरी और डाटा मेमोरी को हम कंबाइन कर लेते हैं। जब इसको कंबाइन कर लेंगे, तो अगर मुझे इंस्ट्रक्शन चाहिए होगी, तो भी मैं उसी मेमोरी को एक्सेस करूँगा, और अगर मुझे डाटा चाहिए होगा, तो भी मैं उसी मेमोरी को एक्सेस करूँगा। इट मीन्स रीयूज़ ऑफ हार्डवेयर, ठीक है? अब उसी हार्डवेयर को हम रीयूज़ कर रहे हैं, और हम दूसरा स्टेप ये है कि हम अपनी मेमोरीज़ को कंबाइन कर रहे हैं। एक ही मेमोरी है, उसी को हम एक्सेस करके डाटा भी ले सकते हैं, और उसी को एक्सेस करके हम इंस्ट्रक्शन भी फेच करवा सकते हैं। और थर्ड वन केस ये है कि हम सिंगल साइकिल के अंदर वर्स्ट केस सिनेरियो, वर्स्ट केस पाथ जो हमारा था, दैट नॉर्मली डिटरमिन्ड द क्लॉक साइकिल टाइम। लेकिन अब मल्टी साइकिल के अंदर ऐसा नहीं है, बल्कि मल्टी साइकिल के अंदर हमने कह दिया है कि एक क्लॉक साइकिल नहीं मिलेगी सबको फिक्स लेंथ की, बल्कि अ, हमारे पास हर इंस्ट्रक्शन अपनी स्टेजेस के अकॉर्डिंगली क्लॉक साइकिल्स यूज करेंगे। तो हर स्टेज डिफरेंट क्लॉक साइकिल यूज कर सकती है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर डिफरेंट क्लॉक साइकिल्स ले रहे हैं, लेकिन इसके अंदर ये कहीं पर नहीं कह रहे, हम कह रहे हैं कि हमारे पास हर क्लॉक साइकिल का टाइम भी डिफरेंट होगा। क्लॉक साइकिल के जो लेंथ है वो फिक्स ही होगी। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि एक क्लॉक साइकिल 1 नैनो सेकंड लेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई इंस्ट्रक्शन 4 क्लॉक साइकिल ले रही है, तो 4 नैनो सेकंड में कंप्लीट होगी। तो ऐसा कभी नहीं होगा कि एक क्लॉक साइकिल की लेंथ 1 नैनो सेकंड है और दूसरे टाइम पे क्लॉक साइकिल 2 नैनो सेकंड का हो जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं है। तो कीप इन योर माइंड के लेंथ ऑफ अ क्लॉक साइकिल विल रिमेन कांस्टेंट, बट द नंबर ऑफ क्लॉक साइकिल्स विल डिपेंड अपॉन द इंस्ट्रक्शन। So instruction according to the instruction, number of clock cycles may change or vary. तो अब आपसे मैं आप लोगों ने अपनी चैट बॉक्स में एक्टिवली पार्टिसिपेट करना है। तो अब मैं आप लोगों से एक क्वेश्चन करता हूँ कि आप लोग मुझे ये बताएं कि जो मेन एएलयू था सिंगल साइकिल आर्किटेक्चर के अंदर,
सिंगल साइकिल आर्किटेक्चर की अगर हम बात करें तो उसके अंदर हमारे पास एक मेन एएलयू था, एक ब्रांच टारगेट एड्रेस को कैलकुलेट करने के लिए एएलयू लगा हुआ था जिसको एडर कह रहे थे हम, और एक प्रोग्राम काउंटर में PC+4 करने के लिए एक एएलयू लगा हुआ था जिसको हम एडर कहते हैं। अब आपने ये बताना है कि ये तीनों एएलयू मिलके बेसिकली काम क्या कर रहे हैं। देखें फॉर एग्जांपल, अब चलिए पहले आप आइडिया लगाएं, फिर उसके बाद हम इसको डिस्कस करते हैं। जी, आपके माइंड में टोटल कितने किस्म के काम हो रहे थे जी? फोकस करते हैं जी। पहला हमारे पास जो एडर लगा हुआ है PC+4, वो प्रोग्राम काउंटर को अपडेट कर रहा है, तो पहला काम हो गया प्रोग्राम काउंटर को अपडेट करना। क्लियर है जी बात? साथ साथ फीडबैक करते रहे कि पहला काम हो गया प्रोग्राम काउंटर को अपडेट करना। दूसरा काम हो गया ब्रांच का टारगेट एड्रेस कैलकुलेट करना, ब्रांच का टारगेट एड्रेस भी कैलकुलेट हो जाएगा, दो काम हो गए। तीसरा काम हो गया हमारे पास आर टाइप के केस में आपके रजिस्टर्स के ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म करना। अब वो ऑपरेशन एडिशन भी हो सकता है, सब्ट्रैक्शन भी हो सकता है, शिफ्ट लॉजिक लेफ्ट भी हो सकता है, शिफ्ट राइट लॉजिक भी हो सकता है, एंड भी हो सकता है, और भी हो सकता है, एक्सक्लूसिव और भी हो सकता है। इस तरह से कोई आपके पास ऑपरेशन हो सकते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब यह हुआ कि अब ये तीन काम हो गए, और चौथा काम आपके पास आई टाइप में मेमोरी का एड्रेस फाइंड आउट करना। बिल्कुल अली हुसैन कासमी, जबरदस्त। कि अब जब हम मेमोरी का एड्रेस कैलकुलेट करते हैं तो उसके अंदर हमारे पास क्या होता है कि एक रजिस्टर होता है और दूसरा ऑफसेट वैल्यू होती है, कांस्टेंट वैल्यू होती है। अब दोनों रजिस्टर नहीं है। मेन एएलयू क्या काम करेगा, आर टाइप सिनेरियो या ब्रांच के जब हमारे पास इंस्ट्रक्शन आती है तो तब भी दोनों रजिस्टर मेन एएलयू की इनपुट होते हैं। तो मेन एएलयू की इनपुट दोनों रजिस्टर होंगे, एक सिनेरियो। दूसरा सिनेरियो मेन एएलयू का क्या होगा कि दोनों रजिस्टर नहीं होंगे बल्कि एक रजिस्टर और एक कांस्टेंट होगा। ठीक है, तो ये भी आपके पास ऑप्शन हो सकता है। तो ये दो सिनेरियो, तीसरा सिनेरियो हमारे पास ब्रांच का टारगेट एड्रेस, और चौथा सिनेरियो प्रोग्राम काउंटर। ठीक हो गया जी? क्लियर है बात जी? आप बता सकते हैं जी ये एक ही मैसेज, एक ही मैसेज में लिख कर बताएं जी चारों काम ये कौन कौन से हमारा जो एएलयू, तीनों एएलयू मिलके जो परफॉर्म करते हैं वो कौन कौन से काम है। अब आप लोगों ने मुझे बताना है कि क्योंकि अब हम तीनों एएलयू की जगह पर सिर्फ एक एएलयू यूज करेंगे। ठीक है, जब हम तीनों एएलयू की जगह पर एक एएलयू यूज करेंगे तो वो एएलयू कभी तो प्रोग्राम काउंटर को अपडेट कर रहा होगा, कभी वही एएलयू ब्रांच का टारगेट एड्रेस कैलकुलेट कर रहा होगा, कभी वही एएलयू अरिथमेटिक ऑपरेशन कैलकुलेट परफॉर्म कर रहा होगा, कभी वही एएलयू जो आपका मेमोरी है उसका एड्रेस कैलकुलेट कर रहा होगा, लेकिन एक वक्त में एक ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा होगा। ऐसा नहीं है कि अगर प्रोग्राम काउंटर को अपडेट कर रहा है तो उसी वक्त में वो मेमोरी का एड्रेस भी कैलकुलेट कर रहा है, क्योंकि एक ही चीज है। तो हमें क्या करना होगा कि एक ही वक्त में वो एक ही ऑपरेशन जो होगा वो परफॉर्म कर रहा होगा, लेकिन ये तमाम ऑपरेशन वो परफॉर्म कर रहा होगा जी। अच्छा, अब हम सबसे पहले प्रोग्राम काउंटर की बात करते हैं। तो प्रोग्राम काउंटर का सिंपल अपडेशन आपको पता है? प्रोग्राम काउंटर बताएं जी सिंपल किस तरह से अपडेट होता है। हरी अप, हसन मुस्तफा जैदी, बिल्कुल ठीक है जी। अली हुसैन काजमी, ठीक है। बाकी लोग जी? नॉर्मली बिल्कुल जी PC+4 ही होता है, मरीम अभी। बाकी लोग जी? जी शहरियार, ठीक है। हसनैन शहबाज, हाँ जी बिल्कुल ठीक है। ठीक है, गौर फरीद, आई थिंक सो यू वांट टू से PC+4। जी जी। अब्दुल हन्नान, ठीक है। बाकी लोग किधर हैं जी? मोहम्मद अरसलान, बड़ी देर के बाद आए हैं मोहम्मद अरसलान। एहसन रजा, बिल्कुल ठीक है। अब्दुल हन्नान अहमद कहाँ पर हैं जी? शेख फजील, काफी टाइम लगा दिया। ओके हो गया। अच्छा जी, अब आप गौर करें तो सबसे पहला काम प्रोग्राम काउंटर की बात करते हैं कि मेन एएलयू ने प्रोग्राम काउंटर को अपडेट करता है। तो प्रोग्राम काउंटर का आपको सबको समझ आ गई कि प्रोग्राम काउंटर इज इक्वल टू प्रोग्राम काउंटर की जो वैल्यू है +4। तो इसके अंदर मुझे बताएं एएलयू की दो इनपुट्स हैं। एएलयू की फर्स्ट सोर्स क्या होगा और एएलयू का सेकंड सोर्स। सोर्स मीन इनपुट हम कह रहे हैं, ठीक है।
तो ALU की फर्स्ट इनपुट क्या होगी और ALU की सेकंड इनपुट क्या होगी, जिन दोनों के ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म होने के बाद आउटपुट जो होगी दैट विल बी इक्वल टू द प्रोग्राम काउंटर वैल्यू। ठीक है, अब आपने मुझे बताना है कि इसमें इस फॉर्मूला जो आपने लिखा है अभी प्रोग्राम काउंटर को अपडेट करने का, इसमें ALU का फर्स्ट सोर्स वैल्यू क्या है और सेकंड सोर्स वैल्यू क्या है? जी बताएं जल्दी। क्विकली जी आंसर दें। ओके जी, इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास जो सिनेरियो वन है दैट इज प्रोग्राम काउंटर इज इक्वल टू पीसी प्लस फोर। तो फर्स्ट इनपुट ऑफ द ALU और द फर्स्ट सोर्स ऑफ द ALU इज पीसी एंड द सेकंड सोर्स इज अ कांस्टेंट वैल्यू दैट इज अ फोर। ओके जी, अब दूसरे केस की तरफ हम चलते हैं। दूसरा केस है इसका आर टाइप सिनेरियो। ये केसेस आप आगे पीछे भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, ठीक है। अंडरस्टैंड करना है, लेकिन हमें कंफर्म है कि हमारे पास चार सिनेरियो हैं। अब चारों सिनेरियोज को डिस्कस करेंगे। सेकंड सिनेरियो हम डिस्कस करते हैं दैट इज आर टाइप सिनेरियो। और आर टाइप के अंदर आप मुझे बताएं कि ALU के जो दोनों सोर्सेज होते हैं, दोनों इनपुट्स होती हैं, वो कहाँ से आती हैं? जी क्विकली आंसर आंसर करें। सिनेरियो में हमने अब जब आर टाइप के सिनेरियो को कंसीडर किया है तो आर टाइप के सिनेरियो में हमें समझ आ गई कि हमारे पास दोनों सोर्सेज जो होते हैं वो रजिस्टर्स होते हैं। अब लिखें जरा इसको सेकंड केस के साथ। एंड सेकंड केस इज आर टाइप, और आर टाइप में लिखें ALU सोर्स वन इज रजिस्टर, ALU सोर्स टू इज इक्वल टू रजिस्टर। अब तीसरा सिनेरियो हम देखते हैं। तीसरा सिनेरियो है मेमोरी का एड्रेस कैलकुलेट करना। मेमोरी के एड्रेस कैलकुलेट करने के लिए अब मुझे बताएं कि ALU के जो दोनों सोर्स होते हैं वो कहाँ से आएंगे और वो क्या होंगे? मेमोरी का एड्रेस कैलकुलेट कैसे होगा? हसन मुस्तफा जैदी जी बिल्कुल ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास जो मेमोरी का एड्रेस टारगेट एड्रेस कैलकुलेट करना है, उसके अंदर पहली जो सोर्स होगा वो रजिस्टर से आएगा। दूसरा सोर्स क्या होगा? डायरेक्ट ऑफसेट वैल्यू होगी जो 16 बिट होती है, फिर उसको हम साइन एक्सटेंडेड करते हैं। और साइन एक्सटेंड करने के बाद वो 16 बिट हमारे पास जो ऑफसेट वैल्यू होती है वो 32 बिट में चेंज होती है। इसका मतलब ये हुआ कि फर्स्ट सोर्स of ALU is registered and the second source of ALU is sign extended offset value। ठीक है, तो ये चीज हमें पॉइंट आउट करनी है कि ऑफसेट है, लेकिन ऑफसेट कौन सा है? साइन एक्सटेंडेड ऑफसेट। तो ट्राई टू राइट दिस सिनेरियो। केस थ्री, आई टाइप memory addressing calculation. So first source of ALU is register and the second source of ALU is sign extended offset value। ओके जी, अब फोर्थ सिनेरियो हमारे पास, ये फोर्थ केस जो है ALU के लिए, वो क्या है? हमारे पास ब्रांच का टारगेट एड्रेस कैलकुलेट करना। ओके जी, अब मुझे बताएं कि ये ब्रांच के टारगेट एड्रेस के लिए हमारे पास नॉर्मली जो दो सोर्सेज होते हैं वो कौन से होते हैं? पूरा अगर आप लोग इसका फॉर्मूला देखें जो जो नॉर्मली फॉलो होता है ब्रांच के टारगेट एड्रेस को कैलकुलेट करने के लिए, जिसको आप PC रिलेटिव एड्रेसिंग भी कहते हैं, तो उसके अंदर आप देखेंगे कि PC प्लस फोर एक ब्रैकेट में है, प्लस इंडेक्स मल्टीप्लाई बाय फोर एक ब्रैकेट में है। ठीक हो गया? तो ये दोनों ब्रैकेट्स दो सोर्सेज बन जाते हैं। तो PC प्लस फोर कहाँ से आएगा जी? फर्स्ट सोर्स जो है PC प्लस फोर, ये कहाँ से आएगा? GL हुसैन, अब जरा इसमें जरा गौर करें। हमने ये कहा था कि प्रोग्राम काउंटर से तो PC की वैल्यू आती है, ये हमने बात की थी ना। लेकिन PC प्लस फोर की वैल्यू कहाँ से आएगी? अब जरा एक चीज माइंड में रखिएगा कि जब ब्रांच की इंस्ट्रक्शन आई तो पहला केस क्या हुआ? पहला केस हुआ फैचिंग का। इंस्ट्रक्शन फैच हुई, और जब इंस्ट्रक्शन फैच हुई है ब्रांच की, तो फैचिंग के अंदर हमने कहा कि दो काम होते हैं। एक तो प्रोग्राम काउंटर में जो एड्रेस होता है उस एड्रेस पे जो इंस्ट्रक्शन होती है वो फैच हो जाती है। दूसरा, प्रोग्राम काउंटर के वैल्यू में फोर ऐड होके वापस प्रोग्राम काउंटर में PC प्लस फोर वाली वैल्यू जो होती है वो स्टोर हो जाती है।
इसका मतलब है पहले क्लॉक साइकिल में पीसी अपडेटेड वैल्यू, PC+4 वाली वैल्यू आ गई। अच्छा जी, इसका मतलब ये हुआ कि अब जब हमारे पास प्रोग्राम काउंटर अपडेट हो चुका है तो प्रोग्राम काउंटर PC+4 की वैल्यू है। तो इसका मतलब ये हुआ कि PC+4 अलग से कोई +4 की कैलकुलेशन की जरूरत नहीं है, बल्कि PC+4 हमारे पास तीसरे साइकिल में जरूरत होगी, जो कि पहले साइकिल में कैलकुलेट हो चुका है। तो हम क्या करेंगे, पीसी से ही लाइन को एज एन इनपुट यूज कर लेंगे ALU की फर्स्ट सोर्स। तो ALU का फर्स्ट सोर्स क्या होगा, प्रोग्राम काउंटर। इस वक्त प्रोग्राम काउंटर में जो वैल्यू है वो PC+4 ही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जी फर्स्ट सोर्स इज अ प्रोग्राम काउंटर। ये वही प्रोग्राम काउंटर है जैसे हमारे पास सिनेरियो 1 में, केस 1 में हमने प्रोग्राम काउंटर लिखा था, ठीक है। तो हमारे पास प्रोग्राम काउंटर और सेकंड सोर्स हमारे पास है इमीडिएट मल्टीप्लाई बाय 4। अब इमीडिएट क्या होता है, मैंने कहा था कि अंडरस्टैंडिंग के लिए हमने कहा था कि इमीडिएट क्या होता है, साइन एक्सटेंडेड वैल्यू जो होती है वो इमीडिएट होती है। साइन एक्सटेंडेड वैल्यू ऑफ ऑफसेट 16 बिट वैल्यू होती है। 16 बिट वैल्यू को आप साइन एक्सटेंड करते हैं 32 बिट में चला जाता है। अब ये इमीडिएट को आप मल्टीप्लाई बाय 4 कैसे करते हैं कि शिफ्ट लेफ्ट 2 कर देते हैं, 2 बिट शिफ्ट लेफ्ट करते हैं, तो ये इमीडिएट मल्टीप्लाई बाय 4 हो जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब आपके पास नॉर्मल जो सिनेरियो बना है वो ये बना है कि साइन एक्सटेंडेड एंड शिफ्ट लेफ्ट 2 वैल्यू, ठीक है। शिफ्ट लेफ्ट 2 वैल्यू के बाद जो आपका वैल्यू आएगी दैट विल बी I multiply by 4 and it will be the second source of the ALU। जी क्लियर है तो रिस्पॉन्स करें, क्वेश्चन है तो पूछ लीजिए। ओके हो गया जी। इसका मतलब ये हुआ कि फर्स्ट सोर्स में आपके पास जो सिनेरियो आया दैट इज अ पीसी, और सेकंड सिनेरियो क्या बना आपके पास, साइन एक्सटेंडेड वैल्यू, सॉरी साइन एक्सटेंडेड एंड शिफ्ट लेफ्ट, साइन एक्सटेंडेड नहीं सिर्फ शिफ्ट लेफ्ट वैल्यू, ठीक हो गया जी। कि शिफ्ट लेफ्ट 2 वाली जो वैल्यू होगी दैट विल बी द सेकंड सोर्स ऑफ द ALU। अब आप लोगों के पास चारों केसेस बन चुके हैं। फोर्थ केस लिख लिया आपने, इसका सोर्स 1 लिख दिया पीसी एंड सेकंड सोर्स लिख दिया आप लोगों ने साइन एक्सटेंड एंड शिफ्ट लेफ्ट 2, ठीक है। ये सिंपल साइन एक्सटेंड नहीं है। साइन एक्सटेंड सिंपल आपके मेमोरी एड्रेस के कैलकुलेशन में यूज होता है, लेकिन ये क्या है, साइन एक्सटेंड के साथ साथ शिफ्ट लेफ्ट भी है। दिस इज अ डिफरेंट थिंग। ओके, अब हम आगे नेक्स्ट चलते हैं। अब आप लोग मुझे बताएं कि चारों केसेस के अंदर ALU के सोर्स 1 की, फर्स्ट सोर्स की बात कर रहा हूं, तो कितने डिफरेंट ऑप्शंस हैं आपके पास ALU के फर्स्ट सोर्स के लिए। हसन मुस्तफा जैदी जरा गौर से देख के बताना, दोबारा से देखो। ठीक है जी अली हमजा, बाकी लोग भी जल्दी बताएं जी। चारों केसेस आपके पास लिखे हुए हैं अब्दुल हन्नान, बिल्कुल ठीक है। तो नहीं ऐसा हसन उमर दोबारा देखें जरा। अली हुसैन काजमी क्या कह रहे हो, दोबारा देखो। फर्स्ट केस देखें, फर्स्ट केस के अंदर आपके पास क्या आ रहा है जी, पहले बताएं जी। फर्स्ट केस के अंदर आपके पास क्या आ रहा है सोर्स 1, जल्दी से बताएं। प्रोग्राम काउंटर वाला पीसी आ रहा है, ठीक है। सेकंड केस आर टाइप के अंदर क्या आ रहा है, फर्स्ट सोर्स रजिस्टर आ रहा है। थर्ड केस मेमोरी का एड्रेस कैलकुलेट करने के लिए फर्स्ट सोर्स क्या आ रहा है, मेमोरी का एड्रेस कैलकुलेट करने के लिए फर्स्ट सोर्स क्या है जी, बिल्कुल मरिया अभी अब ठीक कहा आपने, रजिस्टर है। अरसलान फर्स्ट सोर्स मेमोरी के कैलकुलेशन के लिए क्या होता है, बेस एड्रेस प्लस ऑफसेट होता है, ठीक है। तो फर्स्ट सोर्स इज अ रजिस्टर। ओके जी, अब आपके पास अभी भी रजिस्टर ही है। और फोर्थ केस के अंदर जब आपने ब्रांच का टारगेट एड्रेस कैलकुलेट करना है तो तब आपके पास क्या होगा, अगेन प्रोग्राम काउंटर। तो आपके पास बताएं जी अब कितने सिनेरियो निकल गए, कितने ऑप्शंस आपके पास आ रहे हैं। फर्स्ट केस में आपके पास प्रोग्राम काउंटर है, दूसरे केस में आपके पास रजिस्टर है, तीसरे केस में रजिस्टर है, चौथे केस में प्रोग्राम काउंटर है।
तो आपके पास कितने डिफरेंट ऑप्शन है जी? 2 ऑप्शन थे। अब वो लोग जो 3 कह रहे थे, अब समझ आ गई जी 2 है। ऑल क्लियर? डन हो गया जी। अच्छा, 2 ऑप्शन अगर आपके पास हैं तो इन दो में से एक वक्त में तो एक ही सिलेक्ट होगा। एएलयू के सोर्स में कोई कभी या तो प्रोग्राम काउंटर बन रहा होगा या फिर आपके पास कोई रजिस्टर आ रहा होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास एएलयू सोर्स अगर एक से ज्यादा ऑप्शन है जो कि 2 हैं, उसमें से सिर्फ एक ने सिलेक्ट होना है, तो हम क्या लगाएंगे एएलयू सोर्स की पहली इनपुट पर जी? जी अली हुसैन काजमी ठीक कह रहे हो। बिल्कुल अब्दुल हन्नान बिल्कुल ठीक है। बाकी लोग बताएं जरा कि 2 इनपुट्स आपके पास हैं, 2 ऑप्शंस हैं, उन 2 ऑप्शन में से ऑब्वियसली एक वक्त में कोई एक ऑप्शन आएगा, तो इन दोनों ऑप्शन में से एक ऑप्शन को सिलेक्ट कैसे किया जा सकता है जी? हसन मुस्तफा जैदी यार जरा सोच के बताओ, गलत ना बोलो। ठीक है। हसन मुस्तफा जैदी ठीक कह रहे हो। हसनैन शहबाज क्या कह रहे हो? बिल्कुल जी, मक्स लगेगा, मल्टीप्लेक्सर लगेगा। और मल्टीप्लेक्सर का साइज क्या होगा? किस साइज का लगेगा मल्टीप्लेक्सर? बिल्कुल ठीक है अरसलान। मरियम हबीब क्या मतलब 1 बिट से क्या मतलब लेती हो? 1 बिट का क्या मतलब होता है? साइज तो होता है इनपुट मल्टीप्लाई बाय आउटपुट, और आउटपुट इसकी 1 ही होती है। कितनी इनपुट्स होंगी इसकी? जितने ऑप्शन हैं, ऑप्शन इसके 2 हैं, तो 2 क्रॉस 1 का हुआ। ओके जी, अब सेकंड सोर्स के ऊपर आ जाएं। अब मुझे बताएं कि अब क्विकली जरा ठीक करके ठीक बताना है आपने, सेकंड सोर्स में कितने ऑप्शन थे? जी, जो मल्टीप्लेक्सर लगा वो 2 क्रॉस 1 का लगा है जी फर्स्ट सोर्स में, ठीक है। और सेकंड सोर्स और 2 क्रॉस 1 में जो इसकी सिलेक्शन पिन होगी वो 1 बिट की होगी। मरियम हबीब आई थिंक सो आप शायद उसकी सिलेक्शन पिन की बात कर रही हो। तो इसकी सिलेक्शन पिन जो कंट्रोल सिग्नल जिसको आप कहते हैं, जो कंट्रोल यूनिट से आगे कंट्रोल करेगा, वो सिंगल बिट होगा, क्योंकि 2 क्रॉस 1 में 2 की पावर 1 ही होती है, दैट इज इक्वल टू 2। अब आपके पास सेकंड सोर्स जो है, उससे मुझे बताएं कि आपके पास ऑप्शन मुझे बताने हैं आपने, टोटल ऑप्शन बताएं। सेकंड सोर्स में ऑप्शन बताने हैं हसन मुस्तफा जैदी, देख के बताएं। गलत बता रहे हो अब्दुल हनान, रॉन्ग। देख कर बताएं जी। अली हमजा गलत बता रहे हो। एहसन हसन उमर ठीक है जी, आपने बिल्कुल ठीक बताया। अली हुसैन काजमी गलत बता रहे हैं आप। शहरियार बिल्कुल ठीक कहा जी आपने। अब्दुल हन्नान गलत। गौहर फरीद बिल्कुल ठीक है जी। यार आप लोगों के सामने है चीजें, वहां से देख के आपने बतानी है। अली हुसैन काजमी हाँ जी अब ठीक है, गौहर फरीद ठीक बता रहा है। सिनेरियो 1 के अंदर आपके पास जो सेकंड सोर्स है दैट इज कांस्टेंट वैल्यू 4। तो पहला सिनेरियो आपके पास क्या बन गया? 4 का पहला ऑप्शन 4। दूसरा ऑप्शन आर टाइप के अंदर रजिस्टर है, तो रजिस्टर इज अ सेकंड ऑप्शन। if you will consider the memory addressing, so the second source in third scenario, that will be a offset value, ठीक है, और साइन एक्सटेंडेड वैल्यू। इसका मतलब है ये तीसरा ऑप्शन आ गया, साइन एक्सटेंड, रजिस्टर एंड कांस्टेंट वैल्यू ऑफ 4, ठीक है। तो ये तीनों ऑप्शन अलग अलग आ गए। अब फोर्थ सिनेरियो देखते हैं। फोर्थ सिनेरियो आपके पास क्या बनता है? ब्रांच टारगेट एड्रेस। और ब्रांच का टारगेट एड्रेस अगर आप लोगों ने कैलकुलेट करना है, तो फोर्थ जो ऑप्शन आपके पास होगा वो साइन एक्सटेंडेड एंड शिफ्ट लेफ्ट टू वैल्यू होगी, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। तो टोटल आपके पास 4 ऑप्शन होंगे। पहला ऑप्शन 4 है, दूसरा ऑप्शन आपके पास रजिस्टर है, तीसरा ऑप्शन आपके पास साइन एक्सटेंडेड वैल्यू है, और चौथा ऑप्शन आपके पास साइन एक्सटेंड के साथ साथ शिफ्ट लेफ्ट टू भी होगा। 4 ऑप्शन जी। किसी को कोई इशू है जी इसमें? अगर क्लियर है तो फीडबैक दें जी।
अच्छा, अगर ये 4 ऑप्शंस हैं सेकंड सोर्स पर, तो सेकंड सोर्स में से 4 में से ऑब्वियसली फिर हम एक वक़्त में तो एक ही सिलेक्ट होगा। इसका मतलब है कि अगेन हमारे पास मल्टीप्लेक्सर लगेगा। अब इस मल्टीप्लेक्सर का साइज़ क्या होगा? बिल्कुल ठीक है जी। बिल्कुल ठीक बता रहे हैं जी सब लोग। बाकी लोग भी आएँ जी, बताएँ। जिन्होंने पहले गलत बताया था तो वो ट्राई करें इस बार, सही बताएँ मक्स का साइज़ क्या होगा? ठीक हो गया। जी, बाकी लोग किधर हैं? अरसलान 2 क्रॉस 1 के 2 क्यों लगाने हैं? 2 क्रॉस 1 के 2 लगाने का मतलब ये है कि आप 4 क्रॉस 1 का ही 1 लगा लो। ठीक है जी, 4 क्रॉस 1 का आपके पास लगेगा और 4 क्रॉस 1 को अगर आप 2 की पावर में लिखें 4 को, तो 2 की पावर 2 बनती है। तो इसका मतलब है इसकी जो सिलेक्शन पिन होंगी या कंट्रोल सिग्नल जो इसका होगा वो 2 बिट का होगा। ठीक हो गया? तो 4 क्रॉस 1 का एक मल्टीप्लेक्सर लगेगा एएलयू सेकंड सोर्स पर। मेरे ख्याल है क्लियर होगी ये बात। ओके जी, अब आते हैं हम अपने मल्टी साइकिल डाटा पाथ की तरफ। तो मल्टी साइकिल डाटा पाथ में हमने सबसे पहले तो एएलयू की बात कर ली। दूसरी बात हमने की कि हम मेमोरीज़ को कंबाइन कर देते हैं, ठीक है? अब मेमोरीज़ को जब हम कंबाइन करते हैं तो हम कंसीडर करते हैं कि वी हैव 2 ऑप्शंस टू एक्सेस द मेमोरी आइदर वी नीड एन इंस्ट्रक्शन फ्रॉम द मेमोरी इन अ फेचिंग stage and in fourth stage, that is the memory stage, we normally need a data either to read the data or write the data into the memory. इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास दो अगर ऑप्शंस हैं और इन दो ऑप्शंस में इंस्ट्रक्शन और डाटा ये डिफरेंट हमारे पास क्राइटेरिया है अपनी मेमोरी को एक्सेस करने का। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब हम कंबाइन कर देंगे मेमोरीज को तो इस मेमोरी को हम दो ऑप्शंस के लिए हम जो है वो कंट्रोल करेंगे या एक्सेस करेंगे। पहला ऑप्शन ये होगा कि इसी मेमोरी से हमें इंस्ट्रक्शन चाहिए होंगी और इंस्ट्रक्शन हमारे पास पहला जो हमारे पास केस होता है इंस्ट्रक्शन फेच वाला। तो फेचिंग के अंदर आप जो है ये सिनेरियो को डील करेंगे और इंस्ट्रक्शन फेच के अंदर आप इंस्ट्रक्शन के लिए इस मेमोरी को एक्सेस करेंगे। पहला पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन क्या हो गया कि आप इसी मेमोरी को डाटा के लिए या तो लोड वर्ड होगा तो डाटा को रीड करने के लिए और अगर स्टोर वर्ड होगा तो इसी मेमोरी में डाटा को राइट करने के लिए। तो इसका मतलब डाटा ऑप्शन है और एक आपके पास इंस्ट्रक्शन ऑप्शन है। अब आपने इस मेमोरी को एक्सेस कर लिया। अब आपने मुझे आंसर देना है कि अगर आपने इस मेमोरी को एक्सेस कर लिया और मेमोरी को एक्सेस करने के बाद आप कभी तो इंस्ट्रक्शन के लिए इसको एक्सेस करेंगे और कभी इसको डाटा के लिए एक्सेस करेंगे। तो अगर आप इसको इंस्ट्रक्शन के लिए एक्सेस करते हैं तो वो इंस्ट्रक्शन कहीं न कहीं आप स्टोर करेंगे। कहीं न कहीं वो इंस्ट्रक्शन स्टोर होगी और अगर डाटा के लिए करेंगे तो डाटा वहाँ से निकालने के बाद अगर लोड वर्ड है, तो आप लोड वर्ड में मेमोरी से डाटा को एक्सेस करेंगे और डाटा को आप लेकर किसी रजिस्टर में स्टोर कर देंगे। ठीक है? तो इसका मतलब ये हुआ कि आपने इस मेमोरी को जब भी एक्सेस करना है, इन्हीं 2 पर्पज़ के लिए करना है। अब जो इम्पोर्टेंट चीज़ है आपको बतानी है, वो ये है कि क्योंकि हमने इस मल्टी साइकिल के अंदर ये क्लेम किया है कि हमारे पास जितनी इंस्ट्रक्शन जितने साइकिल लेती हैं, उस साइकिल के बाद वो एंड हो जाएँगी, कंप्लीट हो जाएँगी। मतलब लोड वर्ड 5 साइकिल के बाद ही कंप्लीट होगा। आर टाइप 4 साइकिल के बाद कंप्लीट हो जाएगा, 5वें साइकिल की ज़रूरत नहीं है, लेकिन इसकी ज़रूरत थी हमारे सिंगल साइकिल के अंदर, ठीक है? अब डिफरेंट हो गया, मल्टी साइकिल हमारे पास आ गया, तो इसके अंदर हमने कहा कि ज़रूरत नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आर टाइप 4 साइकिल के बाद कंप्लीट हो जाएगी, ब्रांच की इंस्ट्रक्शन अगर 3 साइकिल ले रही है, तो 3 साइकिल के बाद ये कंप्लीट हो जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि बाकी केस के अंदर, सिंगल साइकिल के अंदर और में जो फ़र्क है वो ये है कि आर टाइप 4 साइकिल में कंप्लीट होती है, लेकिन रिज़ल्ट 5 साइकिल के बाद ही मिलता है उसका, जो टाइम लगता है 5 साइकिल का। ब्रांच इक्वल 3 साइकिल में कंप्लीट हो जाती है, लेकिन उसको उसका जो रिज़ल्ट होता है, वो उतने ही साइकिल के बाद लगता है, यानी कि 5 साइकिल अगर लगे हैं लोड वर्ड को, तो 5 साइकिल के बाद ही इसका जो है रिज़ल्ट मिलेगा। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास जो रिज़ल्ट होता है, वो हमारे पास काफ़ी देर के बाद मिल रहा होता है और हम उतना टाइम लग रहा होता था सिंगल साइकिल के अंदर।
लेकिन मल्टी साइकिल में अगर हमने इंस्ट्रक्शन को पहले जितना वो टाइम लेता है उतने ही टाइम में अगर हमने कंप्लीट करना है तो उतने ही टाइम में हमारे पास उसका रिजल्ट भी आना चाहिए। रिजल्ट आने का मतलब ये है कि हर साइकिल के बाद जो अपडेटेड वैल्यू है, मतलब इंस्ट्रक्शन फेच के बाद जो अपडेटेड वैल्यू है, वो मेरे पास मौजूद होनी चाहिए। अगर इंस्ट्रक्शन वहीं खत्म हो जाती है तो मेरे पास अपडेटेड वैल्यू होनी चाहिए और मेरे पास रिजल्ट को एक्सेस हम करके ले सकते हैं। और अगर मेरे पास इंस्ट्रक्शन कोई डिकोडिंग दूसरे साइकिल में कंप्लीट हो जाती है, मैं फॉर मिसाल दे रहा हूँ, तो इसका मतलब ये हुआ कि मुझे दूसरे साइकिल डिकोडिंग के बाद फौरन मेरे पास अपडेटेड वैल्यू होनी चाहिए, ताकि मेरे पास जो रिजल्ट है वो मैं यूज कर सकूं। और अगर कोई इंस्ट्रक्शन तीसरे साइकिल एग्जीक्यूशन में जाके कंप्लीट हो रही है तो इसका मतलब ये हुआ कि एग्जीक्यूशन के फौरन बाद मेरे पास जो है वो रिजल्ट होना चाहिए। फौरन बाद मेरे पास रिजल्ट होना चाहिए और एग्जीक्यूशन के अपडेटेड रिजल्ट जो होंगे वो मैं एज ए आउटपुट यूज कर सकता हूँ। अच्छा, फिर अगर फोर्थ साइकिल है जिसको हम मेमोरी कहते हैं, अगर मैंने वहां पर है तो मेरे पास मेमोरी राइट का ऑप्शन अगर है तो राइट के बाद जो रिजल्ट होगा वो मेमोरी में राइट हो जाए। और अगर मेमोरी रीड का ऑप्शन है तो मेरे पास फोर्थ साइकिल के बाद मेमोरी का जो रिजल्ट है वो होना चाहिए मौजूद मेरे पास, ताकि फोर्थ साइकिल के बाद मैं उसको यूज कर अगर रिजल्ट है तो उसको रिजल्ट के तौर पे यूज कर सकूं। और अगर ये फोर्थ साइकिल के बाद फिफ्थ साइकिल में जा रहा हूँ तो ये मेरे पास जो रिजल्ट है वो फिफ्थ साइकिल के बाद मेरे पास स्टोर होना चाहिए। तो इसका मतलब ये हुआ कि मेरे पास हर साइकिल के बाद जो रिजल्ट आ रहा है ना वो रिजल्ट अपडेटेड अवेलेबल होना चाहिए। हमें मेक श्योर करना है। और आपको पता है कि अच्छा, एक तो ये सिनेरियो है कि हर तो ये जरूरत होगी कि हर साइकिल के बाद मेरे पास अपडेटेड वैल्यू होनी चाहिए। और दूसरी वैल्यू ये है, दूसरा जो मतलब ये है, आपको पता है कि एक क्लॉक साइकिल क्या होता है, क्लॉक पल्स होता है। और क्लॉक पल्स क्या होता है, एक राइजिंग एज के ऊपर काम करता है। राइजिंग एज के ऊपर काम कर रहा है वो, ठीक है। क्लॉक पल्स का जब राइजिंग एज आएगा तो आपके पास जो चीज होगी वो अपडेट हो जाएगी। क्लॉक साइकिल हमें पता है कि सीक्वेंशियल सर्किट में जरूरत होती है, कॉम्बिनेशन सर्किट में जरूरत नहीं होती। तो इसका मतलब ये हुआ कि पहला क्लॉक साइकिल, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवे का मतलब ये है कि मैं 5 एजेस के ऊपर काम कर रहा हूँ क्लॉक पल्स के। अब इसका मतलब ये हुआ कि अब अगर मेरे पास पहला क्लॉक साइकिल आ गया और पहले क्लॉक साइकिल का एज आ गया तो इंस्ट्रक्शन फेच वाले में इंस्ट्रक्शन फेच हो गई। अब दूसरा क्लॉक साइकिल का जब एज आएगा तब डिकोडिंग होगी। इसका मतलब है फेचिंग में जब इंस्ट्रक्शन फेच हो गई और डिकोडिंग में जाने पर के दरमियान में जो टाइम है, बात को फॉलो कर रहे हैं कि पहला क्लॉक साइकिल का जब राइजिंग एज आएगा और उसमें फेचिंग हो जाएगी और जब दूसरे क्लॉक साइकिल का एज आएगा तब डिकोडिंग होगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि डिकोडिंग के लिए भी क्लॉक साइकिल जरूरी है और एज का होना जरूरी है। इसका मतलब ये हुआ कि फैचिंग से डिकोडिंग तक जाने में जो आपके पास टाइम लगेगा उस टाइम में इंस्ट्रक्शन आपके पास होनी चाहिए, या जो डाटा आपके पास है वो डाटा अवेलेबल होना चाहिए। और डाटा की अवेलेबिलिटी यानी कि डाटा को स्टोर करना, डाटा को होल्ड करना, वो रजिस्टर्स का काम है। इसका मतलब ये है कि यू नीड रजिस्टर्स इमीडिएट आफ्टर फैचिंग द इंस्ट्रक्शन, कि जिसके अंदर आप इंस्ट्रक्शन को होल्ड करके रखें। और इंस्ट्रक्शन तब तक होल्ड रहेगी जब तक कंप्लीट ना हो जाए इंस्ट्रक्शन। फॉर एग्जांपल, ब्रांच इक्वल की इंस्ट्रक्शन फैच हुई, अगले साइकिल में ऐसा ना हो कि वो ब्रांच इक्वल की इंस्ट्रक्शन इंस्ट्रक्शन जो है वो लूज हो जाए और अब आपके पास साइकिल चले ही ना। तो जब तक आपके पास ब्रांच की इंस्ट्रक्शन कंप्लीट नहीं होगी तब तक ब्रांच की इंस्ट्रक्शन होल्ड रहनी चाहिए आपके पास। आपको पता होना चाहिए कि भाई ब्रांच की इंस्ट्रक्शन मेरी एग्जीक्यूट हो रही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि यू नीड रजिस्टर्स। अब डिकोडिंग हो गई है जी आपके पास। सेकंड क्लॉक साइकिल आया, डिकोडिंग होगी। एक चीज तो फाइनल होगी कि आपके पास पहले जो फेचिंग है, फेचिंग के फौरन बाद इंस्ट्रक्शन को होल्ड करने के लिए एक रजिस्टर चाहिए। इंस्ट्रक्शन को होल्ड करने के लिए एक रजिस्टर चाहिए। इस बात की अगर समझ आ गई है तो फीडबैक दें, अगर नहीं आई तो क्वेश्चन कर लेंगे। कि इंस्ट्रक्शन फेच के फौरन बाद आपको इंस्ट्रक्शन को होल्ड करने के लिए एक रजिस्टर की जरूरत होती है, जिसको आप कोई भी एक रजिस्टर का नाम दे देंगे। डन हो गया जी। अच्छा, अगर आपके पास इंस्ट्रक्शन को होल्ड करने के लिए एक रजिस्टर की जरूरत है तो अब आप डी कोडिंग में आ जाए। डी कोडिंग में वो जो इंस्ट्रक्शन आपने होल्ड की हुई है वो डी कोड हो जाएगी। डी कोड हो गई। अब डी कोडिंग के बाद जब एग्जीक्यूशन होती है, एग्जीक्यूशन तो होती है एएलयू से। एएलयू आपके पास कॉम्बिनेशनल सर्किट है।
कॉम्बिनेशनल सर्किट तो कभी भी आपके पास जो है वो क्लॉक पल्स पे डिपेंड नहीं करता, वो तो इनपुट्स पे डिपेंड करता है। तो कॉम्बिनेशन सर्किट्स को आप क्लॉक के जरिए कंट्रोल नहीं कर सकते। लेकिन अगर मुझे किसी भी कॉम्बिनेशन सर्किट्स को कंट्रोल करना है तो मैं एक काम कर सकता हूं कि जब तक कॉम्बिनेशनल के पास इनपुट नहीं आएगी वो आउटपुट नहीं दे सकता। जब तक इनपुट नहीं आएगी तब तक वो आउटपुट नहीं दे सकता। और मुझे कंट्रोल करना है, हर साइकिल को कंट्रोल करना है, तो मुझे एग्जीक्यूशन में एएलयू को भी कंट्रोल करना है। तो मैं एएलयू को तो नहीं कंट्रोल कर सकता, लेकिन अगर मैं एएलयू की इनपुट भी कंट्रोल कर लूं और एएलयू की आउटपुट भी कंट्रोल कर लूं तो क्या मैंने एएलयू को कंट्रोल कर लिया? रिप्लाई करें जरा। अब वो कैसे कंट्रोल करना है मैं बताता हूँ। एएलयू एक कॉम्बिनेशनल सर्किट है और एएलयू को कंट्रोल नहीं किया जा सकता। किस लिए नहीं किया जा सकता? कि जब एएलयू के पास इनपुट आएगी उसने फौरन आउटपुट देनी है। तो अगर मैं उसकी इनपुट ही कंट्रोल कर लूं और जो आउटपुट उसने दी है वो भी कंट्रोल कर लूं तो पूरा एएलयू कंट्रोल हो गया ना। अब देखते हैं कैसे कंट्रोल हो रहे हैं। अब एएलयू के दोनों सोर्सेज जो आपके पास आ रहे हैं, अगर अब मैं ये कहूं कि डी कोडिंग के बाद आप रजिस्टर्स को एक्सेस करते हो, अब रजिस्टर से डाटा एएलयू की तरफ जाएगा। अगर मैं कहूं कि रजिस्टर जो मेन रजिस्टर है आपके पास, ठीक है, वहां से डाटा निकले और निकलने के बाद अब आपके पास एग्जीक्यूशन होने से पहले और डिकोडिंग होने के बाद वो जो दरमियान का टाइम है, वहां पर अब आपके पास जो डाटा है वो डाटा स्टोर हो जाए किसी फर्दर रजिस्टर्स में। यानी कि एएलयू के दोनों सोर्सेज पे आपके पास दो रजिस्टर्स लग जाए। सोर्स ए पर भी एक रजिस्टर लग जाए और सोर्स बी पर भी। आपको पता है रजिस्टर सीक्वेंशियल सर्किट होते हैं और रजिस्टर्स आपके पास क्लॉक पल्स पे डिपेंड करते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो डाटा मेन रजिस्टर से निकला है एएलयू के लिए जाने के लिए, अगर तो एएलयू के पास चला जाता तो वो अनकंट्रोल्ड हो जाता। अब आप एएलयू पे नहीं दे रहे बल्कि एएलयू से पहले उस डाटा को मजीद एक रजिस्टर में रख देते हैं। ए ए रजिस्टर एएलयू का सोर्स ए बन गया और सेकंड सोर्स एएलयू का आपको एक रजिस्टर बी फॉर एग्जांपल अज्यूम कर लेते हैं, ताकि आपके पास एग्जीक्यूशन जो है या एएलयू जो है एएलयू की इनपुट है वो कंट्रोल्ड हो जाए। तो अब आप क्या करते हैं, दो रजिस्टर लगा देते हैं दोनों सोर्सेज पर। एएलयू की सोर्स ए पर भी एक रजिस्टर लगा दिया और सोर्स बी पर भी एक रजिस्टर लगा दिया। तो इट मींस अब आपके पास जो इनपुट है वो कंट्रोल होगी। जी क्लियर होगी बात? डन हो गया जी। अच्छा, वो रजिस्टर जो इंस्ट्रक्शन के फौरन बाद लगा था इंस्ट्रक्शन को होल्ड करने के लिए, उसको कहते हैं आईआर रजिस्टर, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर। ठीक है, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर आईआर, उसे कहते हैं आईआर इंस्ट्रक्शन रजिस्टर। ठीक है। अच्छा, वो रजिस्टर जो डी कोडिंग के बाद एएलयू के दोनों सोर्सेस के पहले लगा था उनको हम कहते हैं रजिस्टर ए, रजिस्टर बी। रजिस्टर ए सोर्स ए पर लगता है एएलयू की, रजिस्टर बी सोर्स बी पर लगता है। अच्छा, अब एएलयू के पास डी कोडिंग के बाद जब एग्जीक्यूशन आएगा तो एग्जीक्यूशन के फौरन बाद आपके पास जो रिजल्ट है ना वो आ जाएगा। एएलयू का रिजल्ट आ गया। अब एएलयू का रिजल्ट नॉर्मली क्या होगा? आर टाइप के केस के अंदर इसका रिजल्ट होगा सिंपल ऑपरेशन। जो भी रिजल्ट आएगा ऑपरेशन का वो होगा। ब्रांच के सिनेरियो में ब्रांच का टारगेट एड्रेस होगा। आई टाइप के सिनेरियो में इसका जो है मेमोरी का एड्रेस कैलकुलेट किया हुआ होगा। अब मैंने कहा कि हम एएलयू की इनपुट को भी कंट्रोल करेंगे और एएलयू की आउटपुट को भी कंट्रोल करेंगे। इसका मतलब ये जो एएलयू की आउटपुट आई है, इस एएलयू की आउटपुट को भी किसी रजिस्टर में रखवा दो। डायरेक्ट जो इसकी आउटपुट है कहीं ना चली जाए, बल्कि हम क्या करते हैं, इस आउटपुट एएलयू की आउटपुट पर भी एक रजिस्टर लगवा देते हैं और उसका डायरेक्ट कनेक्शन बना देते हैं एएलयू की आउटपुट का उस रजिस्टर के साथ। तो एएलयू जब भी आउटपुट देगा उस रजिस्टर में चली जाएगी। क्लियर है जी बात? अब एएलयू की आउटपुट भी कंट्रोल होगी क्योंकि रजिस्टर में चली गई और रजिस्टर विदाउट क्लॉक साइकिल काम नहीं करेगा। और एएलयू की आउटपुट पे जो रजिस्टर लगा हुआ है इस रजिस्टर को हम कहेंगे एएलयू आउट रजिस्टर। ये साथ साथ नोट भी करते रहें ताकि आपको हेल्प रहे। ठीक है, एएलयू आउट रजिस्टर कहेंगे। अब एग्जीक्यूशन के बाद मेमोरी वाला पोर्शन आता है। अब एएलयू आउट में अगर मेमोरी का एड्रेस है तो एएलयू आउट क्लॉक पल्स पे, चौथे क्लॉक पल्स पर एएलयू आउट जो होगा जो होगा उस जो भी एड्रेस होगा एएलयू आउट के अंदर उस एड्रेस पे मेमोरी एक्सेस हो जाएगी और मेमोरी में से जो डाटा है वो निकलेगा। और मेमोरी से आप कहां पर जाते हो? रजिस्टर में जाते हो। मेमोरी में से डाटा निकालना इज अ फोर्थ साइकिल और उस डाटा को रजिस्टर में रखवाना इज अ फिफ्थ साइकिल, जिसको आप राइट बैक कहते हैं।
तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो डाटा निकला है मेमोरी में से, ये 5th साइकिल में जाने से पहले कहीं पे स्टोर हो जाए, ताकि कंट्रोल्ड हो। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें फिर एक रजिस्टर की जरूरत होगी। तो हर स्टेज के बाद, फैच के बाद रजिस्टर, डीकोड के बाद रजिस्टर, एग्जीक्यूशन के बाद रजिस्टर, मेमोरी के बाद रजिस्टर, तो हमने चारों स्टेजेस के बाद रजिस्टर पुट कर दिए, ताकि हर स्टेज का डाटा कंट्रोल्ड रहे और अवेलेबल रहे। क्लियर है जी बात? तो वो रजिस्टर जो मेमोरी का डाटा हम निकालेंगे और जहां पे स्टोर करेंगे, उसको कहते हैं MDR रजिस्टर, मेमोरी डाटा रजिस्टर, मेमोरी डाटा रजिस्टर। तो वो इसका काम क्या होता है, मेमोरी में से जब आप डाटा निकाल लेते हैं तो इस MDR में स्टोर कर देते हैं। अब 5th साइकिल जब आएगा, तो अब ये MDR का जो डाटा होगा वो जो भी कंसर्न रजिस्टर होगा उसमें जाके राइट हो जाएगा। जी क्लियर है जी बात? अगर क्लियर है तो हम आगे चलते हैं, अदरवाइज कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। जी प्लीज फीडबैक कर। तमाम लोग आए जी, फीडबैक करें जरा, ताकि क्लियर हो, क्योंकि इंपॉर्टेंट चीजें थी ये। ओके जी, चलें जी, अब हम ये चलते हैं, ये ऑब्जर्वेशन हमने लास्ट क्लास में भी पढ़ ली थी। मल्टी साइकिल की इंप्लीमेंटेशन में उसने कहा कि जी ईच स्टेप इन एग्जीक्यूशन इज इक्वल टू 1 क्लॉक। इसका मतलब ये हुआ कि फैचिंग एक स्टेप है, 1 क्लॉक साइकिल लेगी, डिकोडिंग 1 साइकिल लेगी, एग्जीक्यूशन 1 साइकिल, मेमोरी का 1 सेक्शन, और राइट बैक में 1 साइकिल। तो हर आपके पास जो स्टेज है वो 1 1 साइकिल लेगी। और हर क्लॉक साइकिल जो होगा, ईच इंस्ट्रक्शन ऑफ डिफरेंट क्लॉक साइकिल, हर क्लॉक साइकिल डिफरेंट क्लॉक साइकिल, हर इंस्ट्रक्शन जो है वो डिफरेंट क्लॉक साइकिल ले सकते हैं। जैसे कि लोड वर्ड 5 है, आर टाइप में 4 है, स्टोर वर्ड 4 है, ब्रांच की इंस्ट्रक्शन 3 है, इस तरीके से इंस्ट्रक्शन जो है वो डिफरेंट ले सकती है जी। रेड्यूस एंड शेयर हार्डवेयर यूनिट्स, अब आपने हार्डवेयर को कम किया है, जैसे 3 ALU की जगह पे 1 आ गया, 2 मेमोरी की जगह पर 1 आ गई, तो आप लोगों ने इस तरीके से कोशिश की है हार्डवेयर कम करने की, और शेयरिंग ऑफ हार्डवेयर को अलाउ किया है। ओके जी, अब यहाँ पर आप आ जाएं, तो यहाँ पर अगर आप देखें, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये एब्स्ट्रैक्ट व्यू है आपका जी। जैसे एब्स्ट्रैक्ट व्यू हमने एक पढ़ा था सिंगल साइकिल का, अब ये एब्स्ट्रैक्ट व्यू आपके पास मल्टी साइकिल का है। अब ये चीजें हमने सारी क्लियर कर ली हुई हैं। देखिए जरा, प्रोग्राम काउंटर से एड्रेस मिला, एड्रेस एक मेमोरी है, ठीक है, एक मेमोरी में जाएगा। अब ये मेमोरी में आप देख रहे हैं इंस्ट्रक्शन और डाटा, मेमोरी के ऊपर देखें तो ये एड्रेस आ रहा है प्रोग्राम काउंटर से, और नीचे की तरफ देखें तो डाटा आ रहा है। तो एक ही मेमोरी में डाटा भी आ रहा है और इंस्ट्रक्शन भी है। ठीक हो गया जी? तो ये एक ही मेमोरी है। अगर यहाँ से इंस्ट्रक्शन आएगा, तो मैंने कहा था कि जब आपके पास इंस्ट्रक्शन फैच हो जाती है तो वो किसी एक रजिस्टर में जाती है। तो देखिए जरा, इंस्ट्रक्शन और डाटा में से ये लाइन निकल रही है जो ऊपर की तरफ जा रही है, वो इंस्ट्रक्शन रजिस्टर है। तो ये वो इंस्ट्रक्शन रजिस्टर है जो इंस्ट्रक्शन को होल्ड करके रखेगा जब तक कि वो इंस्ट्रक्शन कंप्लीट प्रोसेस ना हो जाए। समझ आ रही है जी बात की, कि ये वो IR रजिस्टर है, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर। अच्छा, अब हमने कहा कि अगर ये IR इंस्ट्रक्शन रजिस्टर है, तो अब डी कोडिंग में क्या होगा कि ये इंस्ट्रक्शन डी कोड हो जाएगी, रजिस्टर में आ जाएगा, और रजिस्टर से डाटा ALU पे नहीं जाएगा, बल्कि किसी रजिस्टर में जाएगा। वो रजिस्टर कौन से होंगे? A और B। तो हमने देखा कि ये A और B रजिस्टर आपके पास हैं, ये दो लगे हुए हैं। आपने ALU की इनपुट को कंट्रोल कर लिया, डन हो गया जी। अब आपने कहा कि ALU जब कोई ऑपरेशन परफॉर्म करता है तो वो आउटपुट डायरेक्ट नहीं देगा, बल्कि किसी रजिस्टर में लगा दिया उसने, ALU आउट आ गया। ठीक हो गई, ALU आउट हो। अब ALU से जो रिजल्ट होगा, वो अगर मेमोरी आपने कैलकुलेट, मेमोरी का एड्रेस कैलकुलेट किया है, तो ये जाके मेमोरी को एक्सेस करवाएगा, ALU आउट। और मेमोरी को जब ये मेमोरी का जो भी एड्रेस इसमें एड्रेस होगा, और मेमोरी जब आप एक्सेस कर लेंगे, ठीक है, आप ये देखें ना, ALU आउट से आप अगर मेमोरी को एक्सेस करते हैं, ये ALU आउट से ऊपर की जो लाइन जा रही है, ये ऊपर की लाइन, ये प्रोग्राम काउंटर से आगे जो एरो आपको नजर आ रहा है, ये एरो जहाँ पे मेरा ये कर्सर है, तो यहाँ पर देखें तो ये एड्रेस है। इस एड्रेस पे आपने मेमोरी को एक्सेस किया, और यहाँ से अब आपने डाटा को एक्सेस किया। लोड वर्ड के केस में डाटा जब निकलेगा, तो वो हमने कहा था एक रजिस्टर में जाएगा, जिसको आप MDR कहते हैं, मेमोरी डाटा रजिस्टर आ गया। ठीक है, इस MDR से अगर आप देखें तो यहाँ से आपके पास ये जो लाइन है, ये ऊपर की तरफ जा रही है, और रजिस्टर में डाटा लिखा हुआ आ रहा है ऊपर सबसे टॉप पे, रजिस्टर्स में सबसे ऊपर डाटा आ रहा है, और ये डाटा का लिंक जो है आपके MDR से है। तो ये MDR से ये डाटा आपके डेस्टिनेशन रजिस्टर में राइट हो जाएगा। जी समझ आ गई है इस एब्स्ट्रैक्ट व्यू की? जी, प्रोग्राम काउंटर जो है वो आप देखें कि प्रोग्राम काउंटर को जब आप अपडेट करने लगे हैं ना, तो प्रोग्राम काउंटर को अपडेट करने के लिए रिजल्ट जो है ALU आउट में नहीं जा रहा,
बल्कि प्रोग्राम काउंटर ने तो सिर्फ प्रोग्राम काउंटर को अपडेट करना है, तो फौरन वो पहले साइकिल में हो जाएगा। तो ALU क्या कर रहा है कि ये वाली जो लाइन आपको नजर आ रही है ALU में फर्स्ट सोर्स पे, ये प्रोग्राम काउंटर की है। तो प्रोग्राम काउंटर और नीचे से आपके पास 4 आएगा। ये एब्स्ट्रैक्ट व्यू है, अभी डिटेल व्यू जो है ना मैं अभी आपको दिखाऊंगा। यहाँ से नीचे सेकंड सोर्स से आपके पास 4 आएगा, और ये जो PC और ये 4 ऐड हो गए, ये देखिए ALU के फौरन बाद एक जो लाइन है ना आपको ये ऊपर की तरफ ये नजर आ रही है, वापस PC में जाती है। तो दिस इज PC+4। ओके जी, आई थिंक सो कि आपके पास ये एब्स्ट्रैक्ट व्यू भी क्लियर हो गया होगा। चलें जी आगे। ओके जी, ये इंस्ट्रक्शन और डाटा मेमोरी है जी। ALU सिंगल ALU है। रजिस्टर्स हैं ये IR रजिस्टर, डाटा मेमोरी डाटा रजिस्टर A और B और ALU आउट, सब रजिस्टर्स हैं। मल्टी साइकिल एग्जीक्यूशन में इंस्ट्रक्शन रजिस्टर होता है जो कि होल्ड करता है इंस्ट्रक्शन को जब तक कि इंस्ट्रक्शन कंप्लीट ना हो जाए, एग्जीक्यूट ना हो जाए। मेमोरी डाटा रजिस्टर, मेमोरी से जो डाटा निकलेगा वो यहाँ पर स्टोर होगा। A रजिस्टर ALU का सोर्स A रजिस्टर है। B रजिस्टर आपके ALU का सेकंड सोर्स रजिस्टर है। और ALU आउट आपकी ALU की आउटपुट का जो रजिस्टर है। अब ये देखें, ये अब आपके पास कंप्लीट थोड़ा सा कंप्लीट वर्जन है विदाउट कंट्रोल सिग्नल्स। आप इसको जरा देखें। इसको अगर हम डिटेल में देखना चाहें तो हम ये एग्जामिन कर सकते हैं कि ये देखें कि मेमोरी जो आपके पास लगी हुई है, मेमोरी से पहले मक्स लगा हुआ है। मक्स की 0 और 1, 2x1 का 0 पे एड्रेस आ रहा है। वो एड्रेस या तो ALU आउट से आएगा, ठीक है, या वो प्रोग्राम काउंटर। तो प्रोग्राम काउंटर का जो एड्रेस होगा वो इस मेमोरी में आएगा, और मेमोरी इस एड्रेस से जो है मेमोरी का एड्रेस होगा, और इस एड्रेस पे जो भी मेमोरी आपके पास इंस्ट्रक्शन होगी वो इंस्ट्रक्शन फेच होगी। फेच होके ये इंस्ट्रक्शन रजिस्टर लगा हुआ है जी आपके पास, यहाँ पर इंस्ट्रक्शन होल्ड हो जाएगी। और इसके साथ साथ ये प्रोग्राम काउंटर अगर आप देखें, हमने कहा था ALU का जो फर्स्ट सोर्स है उसके 2 ऑप्शन होते हैं, उसमें 2x1 का आपके पास मल्टीप्लेक्सर लगा होता है। सॉरी सॉरी, ओके जी, आपके पास 2x1 का मल्टीप्लेक्सर लगा होता है। आप देख सकते हैं ALU के फर्स्ट सोर्स पे 2x1 का लगा हुआ है। और हमने कहा था उसका जो पहला सोर्स होता है वो PC होता है। आप देख सकते हैं जी इसका 0 पे जो है ना प्रोग्राम काउंटर से वैल्यू आ रही है। और इसका सेकंड सोर्स हमने कहा था रजिस्टर होता है। तो देख लें जी, रजिस्टर से जो डाटा एक रजिस्टर में आ रहा है A में, तो वो आपका सेकंड सोर्स है। अब सॉरी, सेकंड ऑप्शन है आपका फर्स्ट सोर्स का। अब आपके पास ALU का जो सेकंड सोर्स है उसका जो फर्स्ट ऑप्शन है वो आपने कहा था कि जी या तो R टाइप का केस है। ये देखें, फर्स्ट सोर्स क्या है आपके पास, R टाइप का केस। आपके पास रजिस्टर से डाटा आ रहा है। सेकंड सोर्स कांस्टेंट वैल्यू देखें, लिखा हुआ है 4 लिखा हुआ है, यहाँ पर कांस्टेंट 4 वैल्यू दी गई है। और थर्ड सोर्स आपके पास, थर्ड ऑप्शन आपके पास क्या है, ऑफसेट वैल्यू। देखें, सिंपल साइन एक्सटेंडेड वैल्यू, ये आपके पास मेमोरी का एड्रेस कैलकुलेट करने के लिए यूज होगी। और लास्ट पर जो फोर्थ ऑप्शन है वो आप देखें, शिफ्ट लेफ्ट 2 के बाद ये जो साइन एक्सटेंडेड वैल्यू है इमीडिएट मल्टीप्लाई बाय 4 के बाद ये अब आपके पास आ रही है। तो ये 4 ऑप्शन आ रहे हैं जी। क्लियर है जी बात? क्लियर है जी बात? समझ आई है इस बात की, ALU के जो चारों ऑप्शन नजर आ गए आपको? अच्छा, अब आप देखें कि इंस्ट्रक्शन जब आ गई तो यहाँ से ऊपर से प्रोग्राम काउंटर आएगा और नीचे से ये 4 वाली वैल्यू सिलेक्ट होगी। ALU PC+4 करके वापस प्रोग्राम काउंटर को अपडेट कर देगा। ओके जी, अब इंस्ट्रक्शन क्या होगी, डी कोड। डी कोड होने के बाद वो अपने डिफरेंट उसमें जो रजिस्टर्स होंगे उसमें डी कोड हो जाएगी। और आपको ये मक्स आपको समझ आ रही है, जो लगा हुआ है रजिस्टर्स में, राइट रजिस्टर के ऊपर। राइट रजिस्टर के ऊपर जो ये मक्स लगा हुआ है जिसके अंदर इंस्ट्रक्शन रजिस्टर से 16 to 20 और 11 to 15 ये 2 चंक आ रहे हैं। ये समझ में आया ये क्यों आ रहे हैं, ये मक्स क्यों लगा हुआ है? जिसे पता है वो जल्दी से बताए जी। ये मल्टीप्लेक्सर जो कि राइट रजिस्टर पर लगा हुआ है, ठीक है, और राइट रजिस्टर में से आपके पास इसके जो 2 ऑप्शन हैं, एक ऑप्शन 16 to 20 चंक है इंस्ट्रक्शन का, और एक आपके पास 11 to 15 चंक है इंस्ट्रक्शन का। ये दोनों आपके मल्टीप्लेक्सर में जा रहे हैं और वो सिलेक्ट होकर आपका राइट रजिस्टर बन रहा है जी। बताइए इस मल्टीप्लेक्सर का क्या मतलब है? किसी को भी नहीं पता जी क्लास में? अब्दुल हनान जी। क्या कहना चाह रहे हैं? आर टाइप में 2 ऑप्शन होते हैं? नहीं जी, आर टाइप में क्यों होते हैं 2 ऑप्शन? डिफरेंट रजिस्टर्स क्या मतलब यार, अली हुसैन काजमी?
यार आप लोगों को ने नहीं पढ़ा सिंगल साइकिल में? हमने ये कहा कि जब आर टाइप का सिनेरियो होता है तो आर टाइप के अंदर राइट रजिस्टर मीन डेस्टिनेशन रजिस्टर, डेस्टिनेशन रजिस्टर क्या होता है, आर डी। और जब आई टाइप होता है मेमोरी का जब एड्रेस होता है, तो आई टाइप या अरिथमेटिक ऑपरेशन उसके अंदर जो डेस्टिनेशन होता है वो आर टी होता है। आर टी की जो फील्ड्स हैं वो 16 to 20 हैं। आर डी की जो फील्ड है वो 11 to 15 है। तो अगर आर टाइप इंस्ट्रक्शन होगी, तो आर टाइप इंस्ट्रक्शन के अंदर 11 to 15 वाला चंक विल बी द डेस्टिनेशन रजिस्टर। एंड इफ द इंस्ट्रक्शन इज अबाउट द आई टाइप इंस्ट्रक्शन, so the destination chunk or the destination register will be from the 16 to 20 bit chunk. So it means you have two options and you have to select only one among these two options. So you need a mux. So this mux will normally determine the destination register. So it has only two options. One normally correspond to the R type and the other one correspond to the I type instruction. And ये नॉर्मली जो रिलेट करते हैं, ये नॉर्मली हमारे पास आर्ट ये फॉर्मेट ऑफ द आर टाइप एंड फॉर्मेट ऑफ द आई टाइप जो हमारे पास हैं, उन फॉर्मेट से हमने ये चीज जो है पिक की है और उनकी बेस पे हमने ये डिसीजन लिया है। ओके जी। इस तरीके से अगर आप देखें तो ये रजिस्टर आ गए, रजिस्टर का डाटा आ गया, वो डाटा एएलयू में जाएगा। अब एएलयू आपके पास डिफरेंट किस्म के काम कर सकता है जी। ठीक है जी। एएलयू का जो रिजल्ट होगा वो रिजल्ट आप देखिए, एएलयू आउट आपके पास आ रहा है मक्स के फर्स्ट इनपुट पर, जो आपके पास मेमोरी से पहले लगा हुआ है। ये फर्स्ट इनपुट क्या है, एएलयू का जो डाटा है, जो भी एएलयू का रिजल्ट होगा ये एड्रेस ही होगा यहाँ पर। ठीक है। और ये जो एड्रेस होगा, ये एड्रेस के थ्रू आपके पास मेमोरी एक्सेस होगी और मेमोरी से जो डाटा आएगा, आप देखिए मेमोरी के बाद एक एमडीआर लगा हुआ रजिस्टर, ये एमडीआर रजिस्टर आएगा और एमडीआर से अब आपके पास डाटा कहाँ से आ रहा है, या तो मेमोरी से रजिस्टर में आता है या एएलयू की आउटपुट रजिस्टर बनती है। या तो एएलयू की आउटपुट रजिस्टर पे जाती है, जैसे अरिथमेटिक ऑपरेशन है तो एएलयू का रिजल्ट रजिस्टर में चला जाएगा, या फिर जो रजिस्टर अपडेट होगा वो मेमोरी से होगा। तो इसका मतलब ये हुआ एक मक्स लगेगा जो कि पहले भी लगा हुआ था, उसकी मक्स की एक इनपुट क्या होगी, एमडीआर, एमडीआर से डाटा आएगा, और दूसरी इनपुट क्या होगी, एएलयू आउट। आप देखें एएलयू आउट से ये जो लाइन आ रही है ये 0 पे आ रही है, और यहाँ से आपके पास ये राइट डाटा सिलेक्ट हो रहा है। जी क्लियर होगी जी बात।